हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम समझते हैं कि हमें मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, और मनी मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्रेडर की लाइफ पे। तो मनी मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कोई भी ट्रेडर कितने लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सकता है। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आप एक नए बिगनर ट्रेडर हो। आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर आए हो, ये सोचकर कि आप इस 1 लाख रुपए से ही ट्रेडिंग करना चालू करोगे और इसी कैपिटल को ग्रो करोगे, और आप कोई अलग से कैपिटल फ्यूचर में नहीं ऐड अप करना चाहते हो। ठीक है, तो फिर मनी मैनेजमेंट को मान लो कि आपने मनी मैनेजमेंट को इग्नोर किए है और आप टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर कर लिए हो और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपकी अच्छी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस किधर होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये सब चीज़ आपने इग्नोर किया है शुरुआत से। तो आप कितने भी अच्छे सेटअप के साथ ट्रेडिंग करने के लिए आ जाओ, कितने भी मिस अच्छे एल्गो लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर उस चीज़ में मनी मैनेजमेंट पे आपने काम नहीं किया है तो आपका लॉस हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा प्रॉफिट से, और आप उस 1 लाख रुपए से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने तक ही सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मनी मैनेजमेंट को भी मास्टर किया हुआ होता तो मैं आपको लिखित बता सकता हूँ कि आप सिर्फ 10,000 रुपये से ही 1 साल तक मार्केट में टिके रह सकते थे। ठीक है, आप ज़ीरो से स्टार्ट करते 10,000 रुपये लेकर ही, और आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से अप्लाई करते उस पर, तो उस 10,000 रुपये से ही आप उसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 10 लाख भी बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट को मास्टर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जनरल मनी मैनेजमेंट गाइडलाइंस। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक ट्रेडर है और उसके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, और वो उस 1 लाख रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग जर्नी अपना शुरू करना चाहता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास जो 1 लाख रुपए है या एक्स अमाउंट जो भी आपके पास है, उसमें से सिर्फ 50% कैपिटल को ही आप ट्रेडिंग के लिए शुरुआत में अलॉट करोगे। ठीक है, और बाकी का जो 50% कैपिटल है उसको आप रिजर्व में रखोगे, और ऐसे ही उसको आप सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखोगे, उसको आप या तो लिक्विड फंड में डाल दोगे, बॉन्ड में डाल दोगे, या फिर म्यूचुअल फंड्स में डाल के रखोगे। ठीक है, ताकि जब मन तब आप उसको निकाल सकते हो। अगर डीमैट से आप बॉन्ड वगैरह भी खरीदते हो डीमैट अकाउंट से, तो आप उसको जब मन तब उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, और उस पर कोई लॉक इन वगैरह का भी झंझट नहीं होता है बहुत सारे बॉन्ड्स में। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट को देख लोगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से आप वो बाकी का 50% जिसको रिजर्व में रखना है उसको आप डाल दोगे ये समय, ताकि वो जो 50,000 रुपये आप जो रख रहे हो, मान लो कि 1 लाख रुपये, उसमें से 50,000 रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो धीरे धीरे 6 महीने साल भर तक ना 50,000 से सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि आप एक नए ट्रेडर हो, आपको सभी चीज़ बेसिक से स्क्रैच से सीखनी है। तो बाकी का जो 50,000 आप म्यूचुअल फंड वगैरह में डालोगे वो धीरे धीरे ग्रो होके साल भर में वो 60-70 हज़ार लाख रुपए वो हो जाएगा वापस। ठीक है ना, तो आपका वो पैसा ग्रो भी हो रहा है, प्लस बाकी के पैसे को ही आप रिस्क पे डाल रहे हो सिर्फ। और फिर सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो 50% जो कि आपका 50,000 रुपया होता है, उसमें से सिर्फ 25 से 30% जो कैपिटल है, जो कि बनता है 12-12,500 से 15,000 रुपये, ही आप डीमैट अकाउंट में डालोगे, और बाकी का जो पैसा है उसको आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे अपने एज अ बैकअप। कि मान लो कि जब भी आपका ये कैपिटल पूरा साफ़ हो जाता है, ठीक है ना, 12-15 हज़ार रुपये जो आप डाल रहे हो, आप उसको महीने भर में हफ्ते भर में जैसे भी आप ट्रेडिंग लेते हो आप उसको पूरा साफ़ कर देते हो, उड़ा देते हो। ठीक है, तो फिर आप जो बाकी का 50,000 जो अपने सेविंग्स में रखे हो उससे वापस आप फिर ना उसका 25 से 30% आप में से डिप्लॉय करोगे। ठीक है ना, ऐसे कर करके आप ट्रेडिंग सीखोगे, जिससे आपका कैपिटल भी ज़्यादा बचे रहेगा, ज़्यादा कैपिटल भी नहीं साफ़ होगा आपका बार बार। ठीक है, और आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हो। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको अगर एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट में बने रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 5 करोड़ रुपए लेकर आ रहे हो, 2 साल तक आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 2 साल में आपको पैसा पूरा साफ़ कर दे रहे हो, फिर दोबारा आप 2 करोड़ रुपए लेके आ रहे हो, 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए लेके आ रहे हो, उसको साफ़ कर दे रहे हो। ऐसे कोई ट्रेडर नहीं बन सकता है। ठीक है ना, और तीसरा अमाउंट जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो आप 12-15 हज़ार रुपये शुरुआत में डालोगे डीमैट अकाउंट में, उसमें से सिर्फ 5% जो कि 650 750 रुपये के आसपास बनता है। ठीक है ना, आप इतने पैसे का ही मैक्सिमम रिस्क लोगे पर ट्रेड में। ठीक है ना,
तो अगर आप 600-700 रुपये का भी अगर रिस्क लेते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मिस हर ट्रेड में इतना लेना ही है। ये 5% जो मिस आपको टारगेट मिस बताया गया है, मैक्सिमम इतना लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिस मिल जाए। हम बात करेंगे आगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कैसे मिस डिफाइन होता है, वो सब चीज़, ठीक है ना। आपको अगर अच्छा ट्रेड मिल रहा हो सकता है कि आपको उस ट्रेड में 100 रुपये का ही रिस्क लेना पड़े और बाकी का मिस वो हो जाए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 600 रुपये का ज़बरदस्ती का आप रिस्क पर डालोगे उतना कैपिटल, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के। तो ये 3 बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका जनरल मनी मैनेजमेंट का गाइडलाइन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कि आपको मनी कैसे डिप्लॉय करना है और कैसे उसका यूज़ करना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही अच्छा वे माना गया है अपने रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन करने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है कि हम उतने सारे ट्रेड्स को मैनेज ही ना कर पाएँ। मान लो कि आपके पास 10,000 कैपिटल है, आप 2-2 हज़ार के 5 ट्रेड ले लिए हो, ठीक है ना। आपने डिवाइड कर दिया 10,000 को और 2-2 हज़ार रुपये में पर ट्रेड आपने में से डाला हुआ है और आप 5 ट्रेड ले लिए हो, लेकिन आपके पास स्क्रीन ही नहीं है 5 चार्ट देखने के लिए, 2 चार्ट देखने के लिए। ऐसा आप मैनेज ही नहीं कर सकते हो। आप न्यू इस ट्रेडर हो, आप मीन्स मान लो कि 5 ट्रेड लिए हो, तो आप पहला ट्रेड देखोगे, दूसरा ट्रेड देखोगे, तीसरा देखोगे, क्या देखोगे आपको मिस खुद समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन को एक मॉडरेशन में ही करना, मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड ही एक साथ ले सकते हो आप, वो भी तब जब आपके पास उतने चार्ट्स देखने के लिए स्क्रीन्स हैं या फिर आपके पास कुछ वे है, तरीका है। आपके पास या तो हो सकता है 2 मोबाइल 3 मोबाइल या फिर एक लैपटॉप 2 मोबाइल 1 टैबलेट, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन आपके पास अगर बनता है तो ही आप 2-3 ट्रेड एक साथ पंच अप कर सकते हो और उसको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। और इसका जब हम अपोजिट पे जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, मान लो कि आप सिर्फ निफ्टी पे ही ट्रेड करते हो, उसके अलावा आप किसी चीज़ पे ट्रेड नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और आप एक ऑप्शन बायर हो, तो मान लो कि निफ्टी साइडवेज में है, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ज़बरदस्ती के कुछ ट्रेड्स लोगे और अपने लॉस कर बैठोगे। अगर आपके पास पेशेंस है, बहुत अच्छा पेशेंस है, आपने साइकोलॉजी को मास्टर किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हो उस दिन। निफ्टी तो साइडवेज में है, तो साइडवेज में तो ऑप्शन बायर आप हो तो आप ट्रेड ले ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। ना तो आप कॉल ले सकते हो ना पुट ले सकते हो, कुछ आप ले ही नहीं सकते हो अगर मार्केट साइडवेज पे है तो, ठीक है ना। प्रीमियम आपका वो खाते जाएगा और आप एट दी एंड लॉस पे ही बुक करोगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन भी हर टाइम अच्छा नहीं होता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो कंसंट्रेशन अच्छा है। मान लो कि मैं सिर्फ निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ या सिल्वर पे ट्रेड करता हूँ, क्रूड पे ट्रेड करता हूँ, सिर्फ उसी पे मैं ट्रेड करता हूँ और वो एक अच्छा ब्रेकआउट देकर ट्रेंडिंग फेज पे जा चुका है, ठीक है ना। मैं उस ट्रेड पे एंटर किया था, मैं अब वो ट्रेंड राइड कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेकिन मान लो कि उस पर अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, आपका तो वो दिन पूरा बर्बाद चले जाएगा। आप चार्ट पे बैठे रहोगे दिन भर, आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा। इसी के लिए हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे कि आप इस इक्विटी कैश प्लस ऑप्शन पे जा सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन पे, ये दोनों का आप कॉम्बिनेशन बनाकर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कि मान लो कि आप मेनली निफ्टी पे ही ट्रेड करते हो तो आप निफ्टी को देखोगे, ठीक है। निफ्टी अगर साइडवेज है तो आप इक्विटी पे चले जाओगे, ठीक है ना। इक्विटी पे इतने सारे स्टॉक्स है, कुछ ना कुछ आपको स्टॉक्स मिल ही जाएंगे ट्रेड करने के लिए जो आपके सेटअप पे अच्छे बैठ रहे होंगे, ठीक है ना। ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है, सेटअप पे अच्छे से बैठ रहे हैं तो ही लेना है। या मान लो कि मैं कमोडिटी पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ तो मैं कमोडिटी प्लस इक्विटी या कमोडिटी प्लस करेंसी को मैनेज कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है ना। या फिर मैं कमोडिटी प्लस निफ्टी को भी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये दो चीज़ है। मान लो कि मेरे को निफ्टी पे नहीं मिल रहा है तो फिर मैं वापस कमोडिटी पे चले गया, या कमोडिटी पे ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो फिर मैं किसी सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर, ठीक है ना, मैं 2-3 इंस्ट्रूमेंट पकड़ सकता हूँ। मान लो कि बुलियन में से मैं सिल्वर पकड़ लिया, एनर्जी में से मैं क्रूड पकड़ लिया या फिर नेचुरल गैस पकड़ लिया। ऐसे करके 2-3 आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो और सभी को मॉनिटर कर सकते हो। तो जिस पे आपको अच्छा ट्रेड मिलता है आप उस पर एंटर कर सकते हो, या दोनों पे मिलता है तो आप दोनों पे एंटर कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो, है ना। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने कोई भी स्टॉक XYZ स्टॉक खरीदा है 100 रुपये के भाव पे और वो ऊपर ना जाकर आप रिवर्स मार दिया, वो नीचे आने चालू हो गया, तो आप मैक्सिमम कितना लॉस बुक करना चाहते हो, कितना आप मैक्सिमम लॉस बुक करके संतुष्ट रह सकते हो, शांति से आप रह सकते हो, ठीक है ना।
तो स्टॉप लॉस वो चीज़ होता है, और स्टॉप लॉस एक आर्ट होता है जो हर कोई मास्टर नहीं कर पाता है। खासकर जो न्यू ट्रेडर है उनको पता ही नहीं रहता कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। बहुत बार वो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 100 रुपये के स्टॉप लॉस में, 100 रुपये का अगर स्टॉक है तो 110 पे उन लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं, शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो तो स्टॉप लॉस फालतू ही है, वो कभी हिट होगा ही नहीं। इंट्राडे के लेवल पे तो बहुत कम चांस है कि कोई स्टॉक 10% का मूवमेंट दे। अगर वो पेनी स्टॉक, ये सब फालतू स्टॉक्स नहीं है, तो वो उतना मूवमेंट ही नहीं देगा, स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं आपका। और मान लो कि वो अपोजिट है तो फिर उसी रेंज में घूमते रह जाएगा और आप दिन भर बैठे रह जाओगे, वेस्ट हो जाएगा आपका ट्रेड, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और स्टॉप लॉस को इस तरीके से लगाना है कि जब भी मेरा लॉस हो तो वो लॉस हमेशा छोटा रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप में बहुत ही बड़े बड़े लॉस बुक कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाता है, ठीक है ना, तो आप बहुत बड़े स्टॉप लॉस लगाना चालू कर दो। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हर बार हिट हो जाता है तो इसका मतलब आप स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। आप मीन्स प्राइस एक्शन देख सकते हो या कुछ भी चीज़ आप देखते हो, जो भी इंडिकेटर की मदद से आप मीन्स कुछ देखते हो, ठीक है। तो आपको वो देखकर थोड़ा सा प्राइस का बफर लेकर स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए, ठीक है। और एक न्यू ट्रेडर को हमेशा स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाना चाहिए। माइंड पे स्टॉप लॉस न्यू ट्रेडर को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्राइस आपके अपोजिट आएगा ना तो फिर आप वेट करते रह जाओगे। आप ये सोचोगे कि अभी हो सकता है कुछ देर बाद मेरे साइड आ जाए, मेरे को प्रॉफिट दे जाए, मेरे को प्रॉफिट दे जाए, ऐसे करके आप बहुत बड़ा लॉस बुक कर लोगे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी वोलेटाइल मार्केट रहता है तो वोलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत ही बड़े बड़े लगते हैं, ठीक है ना। मीन्स बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस वहाँ पर आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो आसानी से हिट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के बारे में मैं एक ना बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो, इसी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वीडियो बना के मैं स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ये सब का अलग से वीडियो बना के बहुत ही अच्छे से चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पर क्या लगता है, कैसे लगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइज, अब हम समझ लेते हैं अगला टॉपिक, जो कि है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ठीक है। इसके पहले टॉपिक में हमने समझा कि स्टॉप लॉस कहाँ होता है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस का ही अपोजिट, मान लो कि आप स्टॉप लॉस लगा दो लेकिन टारगेट कहाँ लगाना आपको पता ही नहीं है, उसके लिए हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का मदद लेते हैं, ठीक है ना। और एक हमेशा हर एक ट्रेड पे हर एक ट्रेडर को एक हेल्दी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना चाहिए, तो ही वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकता है। अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका गड़बड़ रहेगा, और इसके पहले हमने जितने टॉपिक्स के बारे में बात की है, ठीक है ना, आप बोल सकते हो उसका सार है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर ये रेशियो आप सही से नहीं समझे और आप इसको डिप्लॉय अपने हर ट्रेड पे नहीं करोगे तो आपके लॉसेस हमेशा बड़े रहेंगे आपके प्रॉफिट्स से, ठीक है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उसमें से वो जितने भी ट्रेड्स लेते हैं उसमें से 40 से 60% ट्रेड ही उनके प्रॉफिट में जाते हैं, और बाकी के 40 से 60% ट्रेड, जैसे भी रेशियो आप मिस ले लो, ठीक है ना, वो लॉस में जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद एट दी एंड उनका महीने का लेजर या साल भर के एंड का लेजर देखोगे आप, तो वो प्रॉफिट में ही बैठे रहेंगे, ठीक है ना। उनका अकाउंट कभी ब्लो अप नहीं होता है, उनका अकाउंट कभी साफ नहीं होता है। तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा हेल्दी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं, ठीक है। और जो सबसे कॉमन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडर्स जो यूज़ करते हैं इंट्राडे में, वो है 1:2। अब 1:3, 1:4, 1:6 पर भी जा सकते हो, लेकिन वो बहुत ही रेयरली मिलते हैं। और ख़ासकर आप इक्विटी या फिर ये सब मार्केट पे ऑप्शंस पे काम कर रहे हो तो बहुत ही रेयरली मिलेंगे। लेकिन आप कमोडिटी वगैरह पे काम कर रहे हो तो 1:6 के कभी कभार में इस हफ्ते में 2-3 ट्रेड मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि मिनिमम 1:2 पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़रूर लगाओ, ठीक है ना। स्टॉप लॉस जितना लेते हो उसका डबल प्रॉफिट लेने का कोशिश करो। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस आप 100 रुपये का ले लिए हो, ठीक है ना, 500 रुपये का स्टॉक है, 100 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के 200 रुपये का टारगेट लगा के सोचोगे कि 200 रुपये हिट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होना है, ठीक है ना। एक सेंसिबल स्टॉप लॉस लगाना और सेंसिबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाना, ठीक है। तो चलिए गाइज, हम देख लेते हैं जो भी टॉपिक्स हमने सीखा, स्टॉप लॉस सीखा हमने, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सीखा, मनी मैनेजमेंट सीखा, वो चार्ट पे कैसे अप्लाई होता है मैं आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ। इसका इन डेप्थ वीडियो मैं हर एक टॉपिक का बहुत अच्छे से आगे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ओवरव्यू मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, जैसे कि पहला ट्रेड मैंने सिल्वर पे आज लिया था, तो सिल्वर पे देखो एंट्री पॉइंट, देखो ये आप देख सकते हो, एंट्री इस प्राइस पॉइंट के आसपास हुई थी, ये देखो ये एंट्री पॉइंट थी। और मैंने स्टॉप लॉस अपना स्विंग हाई पे, जो पिछला स्विंग हाई होता है मैं उस पर लगाने की कोशिश करता हूँ, या फिर कैंडल का जो हाई होता है उस पर लगाने की कोशिश करता हूँ, जो भी सूटेबल मेरे को उस समय पे लग रहा हो,
है। और देखो यहाँ पर अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो 1:3 का इसने बहुत अच्छे से टारगेट दे दिया है। ठीक है, अगला ट्रेड हम देखेंगे क्रूड ऑयल पे देखेंगे। देखो क्रूड ऑयल का देखो यहाँ पर मैंने जोन बना के रखा था, इसने जोन का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद अगले कैंडल पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। स्टॉप लॉस मैंने कैंडल का हाई रखा, 47 स्टॉप लॉस था, 47 पॉइंट्स। और 1:2 का देखो आराम से दे दिया। वैसे मेरा रियल टारगेट ये जोन था, ठीक है ना, ये जो सपोर्ट का जोन था ये मेरा टारगेट था, ये 1:3 से ज़्यादा का टारगेट था। तो आप देख सकते हो कि मेरे को जब भी लॉस होगा, ठीक है, लॉस हमेशा मेरा कम रहने वाला है, प्रॉफिट हमेशा बड़ा रहने वाला है। अगर मान लो कि आप यहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दोगे तो आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस जिन लोग लगाते हैं उन लोगों को सीखना चाहिए कि स्टॉप लॉस सही लगता कहाँ पर है। और मैं बहुत ही अच्छा वीडियो उसके ऊपर लाने वाला हूँ, स्टॉप लॉस कैसे लगेगा ये सब। ठीक है, अब देखो अगला नेचुरल गैस का ट्रेड देख लेते हैं, जो कि अभी चल ही रहा है। ठीक है ना, देखो इस पर भी देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। नीचे कोई मिस करंट पे मेरे को लेवल मिला नहीं, ठीक है ना, तो मैंने गैप को मिस अपना वो बना लिया है, टारगेट बना लिया है। अगर यहाँ पर जाता है तो फिर मैं अपने पोजीशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, मोमेंटम देख के मैं देखूंगा। देखो 1:2 का इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर है, 14.7 का यहाँ पर इस मेरा ड्रॉ डाउन है। ठीक है, अगर रिवर्स जाएगा अभी तो, ठीक है, टारगेट में 30.5 का है। ठीक है, तो इसका डबल है। तो इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगाया मिस होता है और स्टॉप लॉस को लगाया जाता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा घबराना मत। देखो जैसे यहाँ क्रूड को देखो, क्रूड तो मिस इतना तो कोई वेट बहुत जल्दी मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, देखो क्रूड को देखोगे तो कितने का ये दे 1:6 का ये दे चुका है ऑलरेडी ट्रेड। ठीक है, तो आप देखो कितने अच्छे तरीके से आप अगर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगे तो 1:6 तक का भी आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है ना, आशा करता हूँ गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि मैं अपने वीडियोस को और कैसे सुधारूं और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप ये भी सजेशन मुझे दे सकते हो।